लोकोमोशन एंड मूवमेंट, है ना। देखो भाई लोगों, इसमें क्या है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा स्केलेटल सिस्टम। देखो इसमें दो चीजें हैं, मैं आपको बता दूं पहले। ये चैप्टर दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है, नीट के एंगल से भी और आपके स्कूल एग्जामिनेशन। स्कूल एग्जामिनेशन में अगर लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से बने तो वो आता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मतलब कि हमारी मसल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती हैं, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है, उसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। वो ये कहती है कि मसल्स, इस तरह की मसल्स होती हैं, ये जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है तो ये चीज स्लाइड हो जाती है, ऐसे ये स्लाइडर, इस तरह की मसल्स होती हैं, बीच में पतली और मोटी मसल्स होती हैं, वो ऐसे स्लाइड हो जाती हैं। थिक और थिन मसल्स एक दूसरे को ऊपर स्लाइड ओवर हो जाएंगी, तो ये अभी इतना एरिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऐसे एक्सप्लेन करती है। दूसरा पार्ट है, इसी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में कुछ प्रोटीन्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स हैं या प्रोसेस है, उससे क्वेश्चन नीट में आता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज बोन्स और ज्वाइंट, है ना। ज्वाइंट्स आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं, बोन्स और ज्वाइंट से क्वेश्चन भी नीट में आता है, ठीक है। इसलिए हर लिहाज से ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले हमारा स्केलेटल सिस्टम। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में, तो स्केलेटल सिस्टम में हमारी दो चीजें काम करती हैं, एक तो हमारी मसल्स होती है और दूसरी हमारी क्या होती है, मसल्स हो गई, दूसरी हमारी बोन्स हो गई। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बोन्स वाला पार्ट, पहले पढ़ लेते हैं ना, फिर मैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बाद में पढ़ूंगा। पहले बोन वाला पार्ट कवर करें। ठीक, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। चलिए पहले मैं स्केलेटल सिस्टम ओपन करता हूँ। तो हेडिंग डालेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, पूरा स्केलेटल, सर हेडिंग क्या था? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो स्टार्ट किया जाए पहले कहां से, बोन से, यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस वाले पार्ट से देखो, तो ये हमारा, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना क्लियरली। देखो आप समझिए बात को, ये हमारा जो हमारी पूरी ये है, हेड है हमारा, है ना, मतलब यूं बोलो इसको हेड वाला पार्ट बोलेंगे। तो हमारा जो हेड है, इसमें ये जो हमारी स्कल है, तो स्कल में बहुत सारी बोन्स होती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, ये जो इतनी सारी, ये हमारी क्रेनियम एक्चुअली है। तो क्रेनियम कैविटी, नर्वस सिस्टम अभी नहीं पढ़ा है ना। हाँ। तो देखो क्या होता है, ये हमारा जो कवर है इसको हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स कहते हैं, क्योंकि इसी वाले पार्ट के अंदर हमारा जो ब्रेन होता है, इसके अंदर वो इकट्ठा रहता है, ब्रेन इसके अंदर कंजर्व रहता है। अब देखो यहां पर आप देखेंगे, ये है फ्रंटल। फ्रंटल का मतलब होता है फ्रंट, ठीक है। तो फ्रंटल बोन इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हमारे फ्रंट पे पाई जाती है। तो ये हो गया हमारी फ्रंटल बोन। अब आप देखेंगे कि इसके पीछे की तरफ पैराइटल बोन्स पाई जाती है ना। तो आगे फ्रंटल बोन, पीछे, अच्छा हमें इस तरफ का दिख रहा है, उस तरफ का हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारी फ्रंटल। फिर ये पैराइटल। पैराइटल वर्ड का मतलब होता है रूफ एंड साइड। तो साइड की रूफ, पैराइटल का, तो ये हमारे स्कल के साइड की रूफ में जो बोन पाई जाती है उसको हम पैराइटल बोन बोलते हैं,
ठीक है। तो ये वो हमारा हो गया रूफ साइड हो गया। तो हमारी जो स्कल की बोन है, तो सबसे पहले हो गया, अब मैं बताता तो कौन कितनी पाई जाती है। एक फ्रंटल बोन पाई जाती है, फ्रंटल बोन एक होती है। कितनी बोन पाई जाती है मैं काउंटिंग में यहाँ लिखता जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर दो पैराइटल बोन पाई जाती है। इसका मतलब कि एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। ये हमारी एक होती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये पैराइटल बोन हो गए। फिर आते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल माने मतलब होता है हमारी कनपटी, है ना, ये इधर, है ना। तो टेम्पोरल, टेम्पल, कान के पास वाला पार्ट जो होता है ना। तो टेम्पोरल बोन इसे बोलते हैं टेम्पल। टेम्पोरल का मतलब वो टेम्पल, कनपटी, टेम्पल। तो यहां पर दो ही टेम्पोरल बोन पाई जाती है, दो टेम्पोरल हो गई, ठीक है। एक ऑसिपिटल बोन पाई जाती है ना। यहाँ पे जो नीचे वाली ये आपको बोन दे रही है, इसको हम ऑसिपिटल कहते हैं। ऑसिपिटल का मतलब होता है बैक साइड ऑफ स्कल। ये सब लैटिन में एक्चुअली, इंग्लिश में इसका मतलब होता है बैक साइड ऑफ स्कल, है ना। फिर नीचे आते हैं, यहां पर ऑसिपिटल बोन हो गई, और ऑसिपिटल कंडाइल। कंडाइल वो पार्ट होता है जो पार्ट फिट होता है हमारी ऐसे बैकबोन में, है ना। तो हम लोग डाइकोंडाइलिक हैं, तो ये दो हिस्से, कंडाइल के दो हिस्से हमारे बैकबोन में फिट होते हैं, इसलिए हम लोग डाइकोंडाइलिक हैं, इसलिए हम अपनी गर्दन को पूरा 360 डिग्री नहीं रोटेट कर सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया कंडाइल, है ना। और हाँ, कुछ लोग, ये हायोइड बोन होती है। मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी पार्ट में कुछ लोगों का मानना है कि हायोइड बोन जो होती है वो रेस्पिरेटर का पार्ट नहीं, ये स्कल का पार्ट है, ठीक है। अब देखो आ जाओ यहाँ पर स्फिनाइड बोन। ये स्फिनाइड बोन है व्हाइट कलर वाली, ये कुल्हाड़ी की तरफ होती है, वेज शेप। ये वेज शेप बोन होती है। यहां पर आते हैं इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन होती है, ये हमारी आइस के अंदर की तरफ जो गड्ढे हैं उनमें पाई जाती है। दे आर सीव लाइक, सीव लाइक। लैक्रिमल बोन, लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है उसको हम टीयर ग्लैंड बोलते हैं। तो लैक्रिमल बोन हमारे टीयर ग्लैंड्स के पास में पाई जाती है। नेजल बोन ऑब्वियसली नाक पे पाई जाती है, नोज में, है ना। अब जिग्मेटिक बोन, जिग्मेटिक मतलब होता है हमारे गाल, चीक। जिग्मा माने होता है हमारे चीक, लैटिन में, ठीक है। तो जिग्मेटिक बोन का मतलब होता है चीक, चीक बोन, जो हमारे गालों में पाई जाती है। मैक्सिला हमारे ऊपर वाले जबड़े को बोलते हैं अपर जॉ, अपर जॉ। मैंडिबल हमारे नीचे वाले जबड़े को बोलते हैं लोअर जॉ। अब आपको याद रहेगा, इससे बोन्स के नाम याद रहेंगे, ठीक है। नोट करो या स्क्रीन, ऑब्वियसली नोट तो अभी नहीं कर पाओगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ही लो और आप इसको बना सकते हो तो बना लीजिएगा। देखो बनाने का मतलब क्या होता है, बनाने का मतलब कोई ये नहीं होता कि आप आर्टिस्टिक बन जाएंगे। बनाने का ये मतलब होता है अगर आपने एक बार कोई डायग्राम बायोलॉजी में बना लिया, 2-3 बार अगर आपने बना लिया तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाते हैं। तो बनाने का पर्पस ये होता है। तो मैं प्रेफरेबली जिस चीज को सपोर्ट करता हूँ कि हमेशा डायग्राम को ड्रॉ करना चाहिए। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? हाँ, अच्छा, हाउ दिस बोन आर। अच्छा जी, अब आप हमसे पूछोगे कैसे बोन्स करेक्ट रहती हैं। अच्छा नहीं, आप पूछ सकते हो, आपको नहीं पढ़ाया अभी, ठीक है। फिक्स जॉइंट होते हैं, तो ये जो दिख रहा है ना ऐसे देखो, तो इस तरह से जैसे स्टिचिंग होती ना, इस तरह से। तो ये इस तरह से एक दूसरे पे, आप देखो देखो दिख भी रहा है, इस तरह से जो बोन्स होती है जैसे ये दिखाई रहा है ना, इस तरह से ये बोन्स एक दूसरे पे फिक्स रहती हैं, और इनके बीच में व्हाइट कलर के फाइबर्स पाए जाते हैं। इनको हम फिक्स या इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। ये जॉइंट एक तरह से, तो जिसकी हेल्प से बोन्स एक दूसरे से जॉइंट रहती हैं। इसीलिए आदमी कोई गिर गया, आप देखते हो उसकी खोपड़ी खुल जाती है, बोले ये गिर गए, इनकी खोपड़ी खुल गई, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस कि किसी को या किसी को चोट लग गई, किसी ने किसी को मार दिया, तो सर फूट गया। तो सर फूटने का ही मतलब होता है ये जॉइंट होते हैं, ये हिल जाते हैं, और ये जहां हिल गए तो वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। सर की चोट लगना मतलब यही होता है।
नोट कर लिया वाला, स्क्रीनशॉट ले लिया? बोलो भाई, इशिका ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो तो नोट करो, स्कल। तो स्कल में our head is called skull. Our head is called skull. So first, bones of cranium, skull में bones of cranium, cranium के आगे ब्रैकेट में लिख लेना ब्रेन बॉक्स, bones of cranium, ब्रेन बॉक्स ब्रैकेट में। क्रेनियम इज, अच्छा नंबर इनके याद रखिएगा, मैंने बोला था नीट में यही पूछा था कि इसमें कितने नंबर कौन से, इसलिए मैंने आपको लिखवाया कितने बोन्स कौन कहां पे पाई जाती हैं। क्रेनियम इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स, 1 फ्रंटल, जो नंबरिंग हमने लिखी सिर्फ क्रेनियम की बोन्स थी, 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, कॉमा 2 टेम्पोरल, कॉमा 1 ऑसिपिटल, कॉमा 1 स्फिनोइड, So 1 स्फिनोइड ये ऊपर वाला वेज शेप जो है, 1 स्फिनोइड and 1 ethmoid bone and 1 ethmoid bone। तो याद रखना है एथेमॉइड और स्फिनॉइड दोनों बोन स्कल की बोन है। ये पूछ लिया जाता है किसकी बोन है। नेक्स्ट, तो हेड में पहला पार्ट था क्रेनियम, जिसको ब्रेन बॉक्स, जिसके अंदर हमारा ब्रेन सेफ रहता है। दूसरा ईयर ऑसाइकल्स, कान की हमारी जो हड्डियां होती हैं, ईयर ऑसाइकल्स आपको दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि ये जो हिस्सा है इसके अंदर ये पाई जाती है, इसलिए आपको ये दिखाई नहीं देंगी, ईयर ऑसाइकल्स। There are 6 bones in ear. There are 6 bones in ear. 2 malus, मैं लिख देता हूं 2, हालांकि आपको पता होगा 2 malus, MALLEUS, 2 malus, 2 incus, 2 malus, 2 incus और 2 स्टेप्स या स्टेपीज। और आपको पता है ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। so each ear में 3 होते हैं। हाँ, फिर से नहीं 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 नहीं, So ये each हाँ ear ईच में 3 होते हैं। राइट राइट, ईच ईयर 3 बोन्स ईच ईयर, तो इधर पे 3 इधर पे 3, टोटल 6 हो गए है ना। नेक्स्ट, हायोइड बोन, हायोइड बोन इट इज ऑल्दो इट इज नॉट, नोट करो हायोइड बोन, ये मैंने पहले बताया था कि ये वो है कंफ्लिक्टिंग इशू है। हायोइड बोन although it is not bone of proper skull, although it is not bone of proper skull, it is found upper part of throat। Next, bones of face, bones of face, bones of face, there are 14 bones on face, there are 14 bones
on face. There are 14 bone on face. आप इनमें 14 में है कौन कौन सी नोट कर लो। 2 जाइगोमेटिक, 2 जाइगोमेटिक, मैं लिखता जाता हूं, ब्लू कलर से लिख देता हूं फेस की बोन्स। 2 जाइगोमेटिक, 2 मैक्सिला, 2 जाइगोमेटिक, 2 मैक्सिला, 2 nasal bones, 2 lacrimal bones, 2 lacrimal bones, 2 palatine bones। अब आपको ये दिखाई नहीं देंगी ये, क्योंकि ये हमारे यहाँ पाई जाती है, यहाँ अंदर, ठीक है। तो 2 palatine bone, पैलेटाइन पैलेट में, तलवे में हमारे 2 पैलेटाइन बोन और नेजल बोन, लैक्रिमल बोन, 1 वोमर, गले के अंदर पाई जाती है, 1 वोमर, 1 वोमर, 2 नेजल कॉन्ची, नेजल कॉन्ची, नाक और ये गला, इसके अंदर में नाक के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यहां पे नाक के अंदर जाके यहां पे अंदर की तरफ यहां पे, ठीक है, वहां पे नेजल कॉन्ची पाए जाते हैं, ठीक है। 2 नेजल कॉन्ची, ठीक है, एंड 1 एंड 1 मैंडिबल, ये वाली 1 मैंडिबल। 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14। So mandible बस एक ही साइड पे होता है? हाँ, मैंडिबल एक ही होता है, ये एक ही सेट में होता है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, दस स्कल इज कंसिस्ट ऑफ 29 बोन्स। ठीक है ना, कोई डाउट हो पूछे, तब हटाऊंगा डायग्राम। इस पूरे डायग्राम में कोई डाउट? आप देखो, इसमें कई बार क्या होता है ना, जो मैंने नंबर्स आपको लिखा है वो नंबर याद रखिएगा। नंबर्स इन द सेंस, अब देखो चांसेस तो कम है कि कितनी लैक्रिमल ग्लैंड पाई जाती है, कितनी नेजल, कितनी जिग्मेटिक ग्लैंड पाई जाती है, ये तो ज्यादा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा। नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारी स्कल में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, हमारे फेस पे कितनी बोन्स पाई जाती हैं, टोटल हमारे ये ब्रेन बॉक्स जो हमारा होता है वो कितनी बोन से मिलकर के बना होता है। यू विल गेट दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन। या फिर 4-5 फैक्ट दिए होंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज रॉन्ग, ऐसे करके, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट, ऐसे करके क्वेश्चन दिया होता है। उसमें भी ऐसा दिया होता है, तो वहां पे आपके लिए कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने आपको नंबर्स लिखा दिए। ठीक है, चलिए, करेक्ट, सबको समझ में आ गया? बढ़िया बात। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, मैं हटा रहा हूं डायग्राम, ठीक है। देखो, हमारी ये बैकबोन हो गई, है ना। तो हमारी जो बैकबोन होती है, इस बैकबोन में जितनी भी बोन्स पाई जाती हैं, इन सभी बोन को आप समझिएगा कितनी बोन्स पाई जाती है, मैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस पे क्या होता है कि ये हमारी 33 इनफैक्ट वर्टिब्री से मिलकर बनी होती है ना, 33। तो टोटल 33 पाई जाती है।
लेकिन 33 टोटल नहीं होती हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमारी आखिरी की जो बोन्स होती हैं सैक्रम और कोकाइजियल, ये कई सारी बोन्स के फ्यूज हो जाने से बनती है, कई सारी बोन्स बाद में फ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो वैसे तो बैकबोन हमारी 33 वर्टिब्रे से, तो एक ये जो सिंगल एक पार्ट है, सिंगल पार्ट, दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रल। इसमें जो पार्ट हमारी बैकबोन का गर्दन के पास होता है, हमारी नेक के पास, उसको सर्विकल बोलते हैं। जो लंग्स के पास होता है उसको थोरैसिक बोलते हैं। जो इंटेस्टाइन के पास होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के पास, उसको लंबर बोलते हैं। पीछे वाले को सैक्रम, और सबसे आखिरी में जो टेल होती है उसको कोकाइजल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर 7 सर्विकल, टोटल 7 सर्विकल बोन होती हैं, 12 थोरैसिक और 5 लंबर, और सैक्रम जो होती है, दिस इज फ्यूजन ऑफ 5 पीसेस। ये 5 पीसेस से मिलकर बनी होती है। कोकाइजियल जो बोन होती है, इट इज फ्यूजन ऑफ 4 पीसेस। ठीक है, तो कितना हो गया, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19। 19 और 5 कितना हुआ जाकर के, अरे 19 5 कितना हुआ, 24। 25 एंड 26, तो टोटल जो आपको बोन दिखाई देती है दैट इज द 26, लेकिन है कितनी, 33। क्यों, क्योंकि आखिरी की ये जो दो बोन्स हैं, ये 5 बोन्स का फ्यूजन है, ये 4 बोन्स का फ्यूजन है। तो वैसे हमारी जो बैकबोन होती है वो 26 बोन्स उसमें पाई जाती हैं, लेकिन टोटल इट इज मेड अप ऑफ 33 बोन। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। आंसर 33 भी हो सकता है, आंसर 26 भी हो सकता है। ठीक है, तो नीट में कई बार लोग ऐसे पूछते हैं कि नहीं सर इसका आंसर तो 33 होना चाहिए, यहाँ पे 26 कैसे आंसर दे रखा है, वो ऐसे ही दिया होता है, इसलिए चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। Sir, 26 वाला can you explain it again? क्या क्या, Sir, 26 कैसे है? Can you explain that again? देखो ना, ये 5 अलग अलग थोड़े ना फ्यूज हो गई, तो 5 बोन्स क्या है, ये तो एक ही तो हो गई ना। तो क्वेश्चन में तो इबा अगर 26 या 33 दिया होगा, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हाउ मेनी वर्टिब्री आर देयर इन आवर बैकबोन, तो 33 आंसर होगा। ठीक है, सो अगर ये पूछा जाए कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर बैकबोन, 26 आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि इसका आंसर 26 हो गया 33। तो देखो So, ये sir, 4 we will पीसेस आपस take में फ्यूज हो 5 गई। and 4 as 2. हाँ So, we'll take 5 and 4 as 2. हाँ, राइट, 5 एंड 4 इज इक्वल टू 2, 5 इज इक्वल टू 1, 4 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो फ्यूजन है बोन्स का, तो इसको तो हम एक ही बोन काउंट करेंगे। Sir, वो different bones नहीं है. ना ना ना, फ्यूज हो गई आपस में। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम छोटे वो बच्चे होते हैं तो हमारी यहाँ अलग अलग होती हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो ऐसे वैसे क्या होता है, ये फ्यूज होती जाती हैं। समझ गए ना, किसी बच्चे में 33 होंगी, एडल्ट में 26 होगी। ये हमारे बर्थ के बाद फ्यूज होती है, ये भी आपको बता दें। ये जो आखिरी बोन है सैक्रम और कोकाइजियल, ये हमारे बर्थ के बाद फ्यूज होती है। ठीक, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, ग्रेट, चलिए नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, Yes. नोट करो। फर्स्ट पॉइंट, the vertebral column is 71 centimeter long. The vertebral column is 71 centimeter long. It is curved. It is curved. Vertebral column is 71 centimeter long. It is curved and made up of 33 vertebrae. Full stop. However, it consists of 26 bones.
however it consists of 26 bones because the last two bone sacrum and coccygeal last two bone sacrum and coccygeal are the fusion of 5 and 4 pieces of 5 and 4 pieces of 5 and 4 pieces of vertebrae. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है? रिब्स, है ना? ठीक, रिब्स पे आ जाते हैं। देखो, ये भी समझ लो पहले। देखो, अब ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आगे, मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा, यहां पर आगे ये जो डैगर शेप है, खंजर की तरह दिखाई दे रही है, ये, ठीक है। ये इसको हम स्टर्नम कहते हैं। ये हमारे बीच में पाई जाने वाली बोन है, ये स्टर्नम बोन है हमारी, ठीक है, स्टर्नम। स्टर्नम में ये आगे वाला जो प्रोसेस है, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। ये जिफॉइड प्रोसेस बिल्कुल नुकीला होता है। अब यहाँ पर ये जो ब्लू सा वॉयलेट कलर का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये जो पार्ट है एक्चुअली ये कार्टिलेज है। तो कोई भी हमारी जो बोन होती है ना, ये आगे रिब्स जो होती हैं, ये डायरेक्टली नहीं जुड़ती, तो आगे जुड़ती हैं, और आगे दोनों बोन्स के बीच में, मतलब कि स्टर्नम और हमारी रिब्स के बीच में एक कार्टिलेज है जो इसको बोन्स को चिपका। इसीलिए आप देखिए, हम यहाँ पे प्रेशर डालते हैं तो हमारी बोन्स दब जाती, टूटती नहीं है, और हम सांस लेते हैं तो हिस्सा आगे और पीछे की तरफ जा सकता है, ठीक है। पीछे की तरफ ये जो हमारी रिब्स गई हैं, तो पीछे की तरफ रिब्स हमारी, तो जैसे सपोज दैट ये हमारा बैकबोन है ना, तो बैकबोन से चिपकी नहीं है रिब्स। पीछे की तरफ ये यू शेप रिब हो गई, ये रिब आगे की तरफ तो ऐसी है, और पीछे की तरफ जा करके सिर्फ ऐसे रखी हुई है हमारी बैकबोन में, है ना। तो हमारी बैकबोन के साथ चिपकी हुई है, ठीक है, ये चिपकी नहीं है, कोई जॉइंट नहीं है, ये आगे रखी हुई है। क्यों? जिससे कि मूवमेंट आसानी से हो सके, राइट। तो पीछे की तरफ ये सिर्फ रखी हुई है, और आगे की तरफ ये जॉइंट है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये पीछे वाले पार्ट में यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गई, ये वाला पार्ट, है ना। और ये जो पार्ट है, दिस इज कार्टिलेजियस पार्ट। अब आइए, ये आप भूल जाइए, चलो जैगुआर नोच, फला नोच, दिखा नोच, इसको छोड़ो सा, ये सब। अब देखिए, स्टर्नम हो गया, ज़िफाइड प्रोसेस हो गया। हाँ, इसको हम कोस्टल कार्टिलेज का नाम देते हैं। ये कोस्टल कार्टिलेज, जिनकी हेल्प से जुड़ा हुआ है, वी कॉल देम कोस्टल कार्टिलेजेस, इनको हम कोस्टल कार्टिलेजेस कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो 1 से लेकर के 7 तक रिब के पेयर हैं, ठीक है। तो 14 जो रिब्स हमारी 1 to 7, है ना, तो 7 इधर 7 इधर 14, तो ये 14 रिब्स ये डायरेक्टली जाकर के जुड़ती है जाकर के स्टर्नम में।
आखिरी की जो रिब्स हैं 8 to 12 ये डायरेक्टली नहीं जुड़ती हैं, इनडायरेक्टली जुड़ती हैं। और उनमें भी आप ये मानिए कि 8 टू ये 8 टू जो 10 है, 8 टू 10, 8, 9, 10 ये इनडायरेक्टली जुड़ती हैं, और 11th और जो 12th है ये जुड़ती ही नहीं, ये फ्लोट करती रहती हैं। इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ये हमारी किडनी को कवर करने का काम करती है, जिससे किडनी में चोट ना लगने पाए। तो यहां पर ये देखिए 12th thoracic rib, ठीक है, छोड़ो, लंबर वर्टिब्रा। लेकिन तो सिर्फ फ्लोटिंग रिब से वो किडनी में चोट नहीं लग जाएगा? तो ना, 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 वो तो मतलब मसल से ना अंदर कैसे चोट लग जाएगी, वो इससे ज़्यादा नहीं घूमती है। मतलब ऐसा नहीं कि इधर-उधर हिलती रहती हैं, ऐसे-ऐसे हिलती रहती हैं और ये मतलब किडनी में ऐसे कहीं लग जाएगी चोट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? मतलब वहाँ पे मसल्स होती हैं, वो एक लिमिटेड मूवमेंट इनमें हो सकता है। और ये हमारे जो रिब केज है, ये 12th रिब देखो यहाँ तक आती है, 12th रिब, है ना? उसके बाद ये 12th थोरैसिक वर्टिब्रा तक, यहाँ तक हमारा ये रिब केज पाया जाता है। ठीक है? क्लियर? यस सर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसमें भी थोड़ा बड़ा लिखवा देता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक, नोट करो। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स which form there are 12 pair of ribs which form thoracic cage. अच्छा, इशिका, सिलेबस भी तुम लोगों का सबसे पीछा हुआ है, मतलब अब देखो, तुम लोगों का बैच बचा हुआ है ना? जिसमें मतलब इनफैक्ट सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। बाकी तो सब में अच्छा, रीजन उसके पीछे सिर्फ एक ही है कि आपकी क्लासेस और कम हुई है, ठीक है? क्लासेस मतलब आपने बहुत बाद में भी स्टार्ट किया, ये भी एक फैक्टर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बाकी लोगों ने पहले भी स्टार्ट कर दिया था। तो थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा आप लोग क्लासेस बढ़ा लीजिए, ठीक है? आप लोग निष्कर जी से डिस्कस कर लीजिएगा, है ना? जैसे कोई नहीं, आपकी अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो इशिका आपकी कोई दूसरी मिस हो जाएगी, तो मैं वो भी नहीं चाहता हूँ कि आप कोई भी क्लास मिस करें, है ना? तो आप लोग थोड़ा-सा क्लासेस बढ़वा लीजिए, ठीक है ना? इसमें किसी को कोई वो तो नहीं है, ऑब्जेक्शन तो नहीं है क्लासेस बढ़ाने में? आप थोड़ा-सा क्लासेस अगर बढ़ा लेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा लेंगे, ठीक है? मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरे एंड पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आप क्लासेस बढ़ा देंगे तो टाइमली आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ना, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है ना? मई में 12th के एग्ज़ाम भी खत्म हो जाएँगे और आप लोग भी 12th में चले जाएँगे। कब से स्टार्ट हो रहा है सेशन, नेक्स्ट सेशन आप लोग का? सर मेरा डे आफ्टर स्टार्ट हो रहा है। कब? अच्छा, डे आफ्टर टुमारो? यस सर। हाँ, देखो ना, तो अभी इसीलिए थोड़ा-सा, और हालाँकि ये मानो इशिका, अभी जब तक बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हो जाएँगे तब तक बहुत कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। तो 12th के तो आप बिल्कुल से मतलब वो रहो, लेकिन पहले जॉइन कर लेना। मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ, जितने बच्चे 11th में हैं, वो 12th के लिए टाइमली जॉइन करें, तब भी आपका सिलेबस हो पाएगा। 12th में कायदे से चाहिए, देखो मैं आपको बताऊँ, जिन बच्चों को मैंने 12th में पढ़ाया, उन बच्चों को एट लीस्ट मैंने 4 बार तो अभी रिवीज़न करवा दिया है, 3-4 बार रिवीज़न करा दिया। ठीक है? मतलब जैसे किसी को डाउट पूछना है, हालाँकि हम लोग इतना पढ़ लेते हैं 12th में, इतना डिटेल में पढ़ लेते हैं कि डाउट रहने का कोई चांस ही नहीं होता। तो कई सर सारे बच्चे 12th का कौन से मंथ से स्टार्ट होगा? 12th का ये निष्कर्ष जी आपको बताएँगे, आप एक बार उनसे डिस्कस कर लेना कि कब से स्टार्ट होगा। यस सर। लेकिन 12th थोड़ा-सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें तो सिर्फ फिज़ियोलॉजी वाला पार्ट इंटरेस्टिंग था, है ना? अच्छा, तोइबा 11th में कोई दिक्कत नहीं है। आप तोइबा, आप बात कर लेना 11th सबके, मतलब बैचेस तो सबके फिर से स्टार्ट होंगे, है ना? 11th का भी, 12th का भी, ठीक है? सब बात कर लेना। और बाकी मॉर्निंग टाइम पे ड्रॉपर वाला बैच चल रहा है। अगर किसी को मैं ड्रॉपर वाले बैच में क्या पढ़ा रहा हूँ? ड्रॉपर वाले बैच में फिज़ियोलॉजी ही पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे भी फिज़ियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो अगर आपको कुछ रह गया, कुछ छूट गया, आप ड्रॉपर वाले बैच में भी आ सकते हो, उसमें प्लांट फिज़ियोलॉजी भी पढ़ाऊँगा, शायद प्लांट तो आपकी भी रहेगी अभी। ठीक है? तो थोड़ी-सी क्लासेस आप बढ़वा लो, राइट? चलो ठीक है, इशिका, आप जाओ क्लास आप जॉइन कर लो अपनी, ठीक है?
कोई नहीं, कल कर लेंगे, ठीक है? Yes, sir. तोइबा एक बारी हाँ, हाँ, सेल डिवीज़न मिस हुआ है। ठीक है, तोइबा सुनो ना एक काम करना आप, सेल डिवीज़न एक बारी निष्कर्ष जी से आप वो कर लेना, है ना? डिस्कशन कर लेना तोइबा, ठीक है? और सेल डिवीज़न से पहले सारा हाँ, तो देखो सेल डिवीज़न से पहले पढ़ने के लिए तोइबा तुम्हें क्या करना होगा कि जो नया बैच स्टार्ट हो, उसमें पढ़ना क्योंकि ऐसा अभी कोई बैच नहीं बचा है जिसमें सेल डिवीज़न ना पढ़ाया हो, ठीक है ना? जो नया बैच बिल्कुल स्टार्ट हो, उसके लिए आप एक बार निष्कर्ष जी को कॉल कर लेना, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है ना? राइट? ठीक है, चलो ठीक है फिर, Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा, बाय। बाय बेटा, वेलकम, तोइबा।